हेलो स्टूडेंट्स, जो हमारा लास्ट वीडियो था हमने उसमें CFT के जो मेन पॉइंट्स थे वो चेक किए थे। जो हमारे जो क्लासिफिकेशन था, जो VBT की जो लिमिटेशंस थी उनको कंप्लीट कर रहे थे, उनको फॉलो अप कर रहे थे, जिसके आधार पर हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करते हैं, उनको समझाते हैं। तो CFT की जो पॉइंट्स थे, मेन जो इसके डिस्कशन पॉइंट थे, उसके बाद में हम चेक करते हैं अष्टफलकीय संकुल यौगिकों में जो विपाटन होता है उनमें जो स्प्लिटिंग होती है, उस स्प्लिटिंग को कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे हम अष्टफलकीय यौगिकों में जो d ऑर्बिटल्स हैं, समभ्रंश कक्षक होते हैं, उनकी स्प्लिटिंग को कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं। तो आज हम यहाँ से डिस्कस करेंगे। हमारा जो टॉपिक है वो है अष्टफलकीय यौगिकों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। टॉपिक है अपना अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन। क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन। अब यहाँ पे क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन के लिए आपको ये चेक करना होगा कि जो अष्टफलकीय संकुल यौगिक होते हैं, अष्टफलकीय संकुल यौगिकों में एक्चुअल में 6 लिगेंड्स होते हैं और संरचना हम प्रदर्शित करते हैं ये मेटल, और इस तरह से हम 6 लिगेंडों को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, लेकिन जब यहाँ पे हम चेक करते हैं, जब हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वाई और जेड एक्सिस की बात अगर अपन करते हैं, तो वो एक्स वाई और जेड एक्सिस इन्हीं कोऑर्डिनेट्स जो इनके लिगेंड्स होते हैं, इनके एक्सिस के थ्रू एंटर करते हैं, और एंटर करने से लिगेंड जो एंट्रिंग लिगेंड है और जो मेटल के ऑर्बिटल्स होते हैं, d ऑर्बिटल्स होते हैं, उनमें रिपल्सन होता है, उनमें प्रतिकर्षण होता है, और प्रतिकर्षण के कारण इनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण बल का मान बढ़ने से वो जो समभ्रंश कक्षक है वो स्प्लिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ से अगर अपन बात करते हैं इनके एक्सिस की, तो ये हम एक्स एक्सिस मान सकते हैं, ये वाई एक्सिस अपन एज्यूम कर सकते हैं, और यहाँ पे जेड एक्सिस एज्यूम कर सकते हैं। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जो एंट्रिंग लिगेंड होते हैं, उनकी सेम एक्सिस पर एक तरह से कोलिजन होती है, टक्कर होती है। इसके बीच में अपन को यहाँ पे ये चेक करना है कि जो कोलिजन होगी, जो टक्कर होगी या जो प्रतिकर्षण होगा, वो किस किस के मध्य होगा। एक तो जो एंट्रिंग लिगेंड है वो, और साथ में डी ऑर्बिटल के जो मेटल के जो डी ऑर्बिटल है उनके बीच में ये कोलिजन होती है, टक्कर होती है, जिसकी वजह से इनमें क्या होगा, स्प्लिटिंग होती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो डी ऑर्बिटल है या अष्टफलकीय संकुल यौगिकों है, उनमें जो स्प्लिटिंग होगी वो किस प्रकार से होगी। तो इसके निर्माण के लिए अपन को पॉइंट क्या लिखना है, पॉइंट ये है कि जब अष्टफलकीय यौगिकों में 6 लिगेंड्स, आप चाहो तो लिख सकते हो नोट्स, या फिर जो लास्ट वीडियो के लास्ट में हम इसकी एक PDF शेयर करेंगे, उस PDF में आपको ये नोट्स कंप्लीटली मिलेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास है, थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए हम चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ, आप उसको चेक करो, सुनो, और उसके बाद अपने नोट्स प्रिपेयर करो। तो इसको कैसे लिखेंगे अपन कि अष्टफलकीय संकुलों में चूंकि 6 लिगेंड उपस्थित होते हैं, और इन 6 लिगेंडों की जो स्थिति होती है वो अक्षों पर उपस्थित होने के कारण केंद्रीय धातु परमाणु के या केंद्रीय धातु आयन के डी कक्षक एंट्रिंग लिगेंड या आने वाले प्रविष्ट होने वाले लिगेंडों के द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं, जिससे डी ऑर्बिटल्स के जो समान ऊर्जा के 5 डी कक्षक होते हैं उनमें विपाटन शुरू हो जाता है या विपाटन हो जाता है। अब यहाँ पे बात क्या आती है कि जो एक्स डी ऑर्बिटल है, इसके जो 5 समभ्रंश कक्षक होते हैं, 5 समभ्रंश कक्षक, वो कौन कौन से हैं और कौन एक्सिस पे है कौन नहीं है, क्योंकि हमको ये पता है कि जो एंट्रिंग लिगेंड एक्सिस पे आएगा उनमें रिपल्सन ज्यादा होगा, तो वो उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाएंगे। परिणाम स्वरूप हमें ये चेक करना पड़ेगा कि जो कक्षक हैं, 5 कक्षक, उसमें से कौन से कक्षक ऐसे हैं जो एक्सिस पे प्रेजेंट होते हैं और कौन से ऐसे कक्षक हैं जो अक्षों के बीच में स्थित होते हैं। तो 5 कक्षक कौन कौन से हैं, नाम सबको पता होगा। पहले ऑर्बिटल की बात करते हैं DXY,
dy z, dz(x), dx² माइनस y² एंड dz²। ये 5 ऑर्बिटल होते हैं। पांचों ऑर्बिटल में से जो ये 3 ऑर्बिटल हैं dxy, yz और zx, ये इन बिटवीन एक्सिस होते हैं। इनके जो लोब्स होते हैं वो एक्सिस के बिटवीन होते हैं, ये अपन को ध्यान रखना है। और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो अष्टफल की यौगिक है उसमें एंट्रिंग लिगेंड कहां से आ रहा है? एक्सिस से आता है। और एक्सिस से आने, अब तो ये एक्स एक्सिस माने और ये वाई एक्सिस माने, तो जो लोब्स है डी ऑर्बिटल के लोब्स है वो कहां है? इन बिटवीन एक्सिस है। चाहे लिगेंड इस एक्सिस से है चाहे इस एक्सिस से है, जो इनके बीच में जो प्रतिकर्षण बल है या प्रतिकर्षण का मान है वो कम हो जाता है। इस परिणाम स्वरूप इनकी ऊर्जा का मान भी कम हो जाता है। ऐसे ही हम डी zx को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, केवल एक्सिस का फर्क होता है और कुछ फर्क नहीं होता। जबकि हम बात करते हैं dx² y² के लिए, तो इनमें ये x एक्सिस पे प्रेजेंट होता है और ये y एक्सिस पे प्रेजेंट होता है, x और y एक्सिस पे। तो अभी ये चेक करते हैं कि जब यहाँ पे लोब्स प्रेजेंट हैं, एक्सिस पे प्रेजेंट है और एंट्रिंग लिगेंड किस तरफ से आ रहा है? इसी एक्सिस से अगर एंटर करेगा तो एंट्रिंग लिगेंड इस ऑर्बिटल को क्या करेगा? रिपेल करेगा। रिपेल करने की वजह से ये क्या करेगा? प्रतिकर्षित होता है। प्रतिकर्षण होने से इसकी ऊर्जा का मान बढ़ता है और उच्च ऊर्जा स्तरों में ये चले जाते हैं। ऐसे ही जो dz² है, ये z एक्सिस की बात अपन करते हैं, तो ये भी क्या है? एक्सिस पे प्रेजेंट होता है और एक्सिस पे प्रेजेंट होने की वजह से ये जो दो कक्षक हैं वो उच्च ऊर्जा स्तरों पर चले जाते हैं। तो एक्सप्लेनेशन क्या होगा इसका? अष्टफल के समतलों में क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन या विपाटन, कि जब अष्टफल के समतल यौगिकों के लिगेंड एक्सिस के थ्रू आते हैं, एक्सिस के बीच में से आते हैं या एक्सिस के थ्रू आते हैं, तो एक्सिस वाले ऑर्बिटल्स को प्रतिकर्षित ज्यादा करते हैं, जबकि इन बिटवीन एक्सिस वाले जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें प्रतिकर्षण कम होने की वजह से ये निम्न ऊर्जा स्तरों में विभाजित हो जाते हैं। तो इससे जो स्प्लिटिंग होगी डी ऑर्बिटल्स की वो किस तरह होगी एक बार चेक करते हैं। और ध्यान रखना, जो निम्न ऊर्जा और उच्च ऊर्जा स्तरों पे जो कक्षक प्रेजेंट होंगे उनके बीच में जो ऊर्जा अंतराल है उसको कहा जाता है क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन ऊर्जा। क्योंकि हम अष्टफल की यौगिकों के लिए बात करते हैं, अष्टफल के समतलों के लिए बात करते हैं, तो उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं डेल नॉट से। O4 ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग कैसे होती है वो चेक करते हैं। ये 5 समभ्रंश कक्ष हैं। इन समभ्रंश कक्षकों में जो विपाटन होगा वो कुछ उच्च ऊर्जा स्तर के होते हैं और कुछ निम्न ऊर्जा स्तर के होते हैं। निम्न ऊर्जा स्तर में अभी अपन ने थोड़ी देर पहले बात की है कि जो 5 ऑर्बिटल अपन ने डिस्कस किए थे dxy, yz और zx, क्योंकि इन बिटवीन एक्सिस होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, प्रतिकर्षण कम होने की वजह से निम्न ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं। इसको कहा जाता है लो एनर्जी लेवल की। इन कक्षकों को परिणाम स्वरूप नाम दिया जाता है T2G। जबकि जो उच्च ऊर्जा स्तर पर जाने वाले ऑर्बिटल्स हैं इनको नाम दिया जाता है Eg। हम कहते हैं कि इन दोनों के बीच में जो ऊर्जा अंतराल है, ये जो विपाटन क्षेत्र है, इसको कहा जाता है डेल नॉट। और उच्च जो विपाटन हुआ है उसमें औसत ऊर्जा से जो कम वाले हैं उन्हें सामान्यतः T2G का है, लेकिन इस औसत ऊर्जा के से कितने कम स्तर पे चले जाते हैं इसके लिए हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और वो वैल्यू का मान है -0.4 डेल नॉट। कितना आएगा? -1। अब यहाँ पे माइनस वैल्यू एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट करती है? माइनस यहाँ पे एनर्जी की कमी को बताती है। एनर्जी की वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं आती। जबकि इसके लिए जो मान होता है निम्न ऊर्जा से जो औसत ऊर्जा है उससे उच्च ऊर्जा स्तर पर गए हैं कौन से कक्षक? Eg कक्षक। तो इनके लिए जो वैल्यू आती है वो होती है +6 डेल नॉट। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो अष्टफलकीय समतुल्य यौगिक हैं उनमें जो स्प्लिटिंग होती है समभ्रंश कक्षकों की वो दो तरह से होती है। T2G जो निम्न ऊर्जा के कक्षक होते हैं, जबकि Eg हाई एनर्जी लेवल के कक्षक होते हैं। ये स्प्लिटिंग है किसकी? अष्टफलकीय में। इसी प्रकार हम स्प्लिटिंग किसमें चेक कर सकते हैं? चतुष्फल के समतलों में भी स्प्लिटिंग चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए कंसेप्ट बिल्कुल जैसा यहाँ पे दिया है कुछ वैसा ही कंसेप्ट वहां पे अपन को मिलता है।
चेक करते हैं चतुष्फलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन। यहाँ पे ये क्या है, डेल नोट है। टेट्राहेड्रल में चेक करेंगे डेल टी की वैल्यू। चलिए चेक करते हैं। आपको इसके नोट्स पीडीएफ के थ्रू मिलते रहेंगे। थ्योरेटिकल पार्ट है, इसलिए जो मैं बोल रहा हूं उसके थ्रू आप नोट्स बना सकते हो या फिर आपको पीडीएफ में नोट्स मिलेंगे। तो सेकंड पार्ट है अपना चतुष्फलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन। चतुष्फलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन। अब यहाँ पे चतुष्फलकीय संकुलों की बात करते हैं तो नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने होंगे यहाँ पे? नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं यहाँ पे 4। ये ध्यान रखना आप लोगों को, जबकि अष्टफलकीय में कितने थे? 6 थे। अब यहाँ पे जो 4 लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे टेट्राहेड्रल में, टेट्राहेड्रल एक्चुअल में देखो चतुष्फलकीय, तो चतुष्फलकीय हम एक जो क्यूब होती है, घनीय संरचना होती है, उसके बेसिस पे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और घनीय संरचना में जो चतुष्फलकीय संरचना बनेगी वो किस तरह से बनती है वो चेक करोगे आप। जो इसके 4 कॉर्नर हैं, लिगेंड्स हैं, चतुष्फलकीय में जो चारों लिगेंड्स हैं वो हमेशा कॉर्नर के थ्रू आते हैं। और कॉर्नर के थ्रू आने से इनमें जो एक्सिस वाले ऑर्बिटल्स होते हैं, डी ऑर्बिटल्स, उनमें रिपल्सन कम होता है, परिणाम स्वरूप वो निम्न ऊर्जा के कक्षकों में विभाजित होते हैं या उनका विभाजन होता है। तो यहाँ पे सपोज करो हम यहाँ पे कोई मेटल लेते हैं और यहाँ पे हमने बात की है कि जो चतुष्फलकीय संकुल यौगिक होते हैं उसमें जो एंट्रिंग लिगेंड है वो कहाँ से आते हैं? कॉर्नर्स के थ्रू आते हैं। कॉर्नर्स कौन कौन से मान सकते हैं? ये पहला कॉर्नर माना जा सकता है जहां से लिगेंड्स एंटर करेगा, ये दूसरा है, ये तीसरा कॉर्नर है और ये चौथा कॉर्नर है। इस तरह से अपन इनको रिप्रेजेंट करते हैं। पास वाले में इसे हमेशा नहीं किया जाता। रीजन ये है कि जो लिगेंड्स हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल्सन करते हैं, तो मॉलिक्यूल की अनस्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। इसलिए हम यहाँ पे चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करेंगे। तो इस चतुष्फलकीय संरचना में हालांकि लिगेंड्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और कनेक्टेड होकर किस प्रकार की संरचना का निर्माण करते हैं? ये चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करते हैं। इस तरह से ये संरचना का निर्माण करते हैं। यहाँ पे मेटल प्रेजेंट हो सकती है, सेंटर में कह सकते हैं, यहाँ पे आप मेटल इंटरैक्ट कर सकते हो बिल्कुल क्यूब के सेंटर में। अब यहाँ से अगर अपन बात करते हैं कि जो चारों लिगेंड्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? कोनों से या कोने से एंटर करते हैं, एंटर करते हैं। अब कोने से एंटर करने की वजह से क्या होगा? अब इनकी जो एक्स और वाई जेड एक्सिस की बात करते हैं, कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं, एक कोऑर्डिनेट्स यहां बना सकते हैं, एक कोऑर्डिनेट्स यहां से बना सकते हैं और एक कोऑर्डिनेट्स यहां बना सकते हैं। ये वाई करें तो एक्चुअल में जो कॉर्नर्स होते हैं उन कॉर्नर्स के थ्रू जब एंट्रिंग करते हैं लिगेंड्स, जैसे मान लो ये एक्स और वाई एक्स जेड एक्सिस है, एक्स और वाई एक्सिस ले लें, तो ये इसके बीच में से एंटर करते हैं। कहां से एंटर करेंगे? ये बीच में से एंटर करते हैं लिगेंड्स, ये ध्यान रखना है। तो जो एक्सिस वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो रिपेल कम होंगे, परिणाम स्वरूप जो स्प्लिटिंग अष्टफलकीय में अपन चेक कर रहे थे उसके जस्ट रिवर्स स्प्लिटिंग यहां पे आपको प्राप्त होती है। तो चेक करते हैं एक बार डी ऑर्बिटल्स की जो स्प्लिटिंग है चतुष्फलकीय के लिए। अपन समभ्रंश कक्षकों की बात करते हैं। यहां पे भी ये समभ्रंश कक्षक है, तो जो इन बिटवीन लिगेंड है, इन बिटवीन एक्सिस हैं, अभी मैं फिर से वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये तीन ऑर्बिटल कहां होते हैं? इन बिटवीन एक्सिस की बात अपन करते हैं, इन बिटवीन एक्सिस अक्षों के मध्य उपस्थित होते हैं, जबकि ये ऑन द एक्सिस होते हैं, ऑन द एक्सिस। हमने ये कहा है कि जब चतुष्फलकीय संकुलों के लिए जो लिगेंड्स एंटर करते हैं उनमें जो लिगेंड्स जब मेटल की तरफ अप्रोच करते हैं तो वो कहां से आ रहे हैं? कॉर्नर से। अब चूंकि हम ये कहते हैं कि कॉर्नर्स यहाँ पे कोऑर्डिनेट का निर्धारण नहीं करती,
तो होगा क्या यहाँ पे कि जो कॉर्नर वाले ऑर्बिटल्स हैं उन पे रिपल्शन कम होगा। कॉर्नर्स वाले कौन से हैं, सॉरी एक्सिस वाले कौन से हैं, एक्सिस वाले हैं dx² - y² एंड dz²। तो एक्सिस में रिपल्शन कम होता है, रिपल्शन कम होने की वजह से जो ये ऑर्बिटल हैं जिनको अपन जनरली किस नाम से आइडेंटिफाई करते हैं, इनको तो कहते हैं इजी, और ये होते हैं T2G ऑर्बिटल। तो प्रतिकर्षण कम कहाँ होगा, यहाँ पे इजी में होता है, तो ये कहाँ आएंगे, निम्न ऊर्जा स्तर पर आएंगे। यहाँ पे ये निम्न ऊर्जा स्तर पर आते हैं। जबकि अगर आप इनको चेक करोगे तो तीनों ऑर्बिटल कैसे हैं, इन बिटवीन एक्सिस है। इन बिटवीन एक्सिस होने की वजह से, हालांकि ये एक्सिस के बीच में से नहीं आते, कॉर्नर्स के थ्रू आते हैं, लेकिन फिर भी कुछ प्रतिकर्षण कहाँ देते हैं, ये इन बिटवीन एक्सिस अप्लाई करते हैं, लगाते हैं, जिसके परिणाम तुलनात्मक रूप से बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे कि इन ईजी कक्षकों की तुलना में यहाँ प्रतिकर्षण थोड़ा अधिक होता है, जिसके परिणाम स्वरूप इनकी ऊर्जा का मान बढ़ जाता है और ये औसत ऊर्जा से अधिक ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह से अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे कि कौन से ऑर्बिटल्स अरेंज होंगे, T2G। ये अपना औसत ऊर्जा स्तर की बात करते हैं, तो ये जो इनका जो एनर्जी गैप है, जो विभाजन क्षेत्र है, जिसको अपन क्या कहते हैं, क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन। इस क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेल्टा टी। तो ये जो वैल्यू आएगी वो किसको निर्धारित करेगी, डेल टी को निर्धारित करती है, जिसको अपन कहते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन क्षेत्र की बात कर रहे हैं या विभाजन क्षेत्र की बात करते हैं। जबकि T2G के लिए, जब T2G और EG के लिए जो सामान्य औसत ऊर्जा की बात करते हैं, उससे कितनी कम या कितनी ज्यादा ऊर्जा का मान होता है। तो जैसा कि हमने ये कहा है कि इनमें जो स्प्लिटिंग होगी वो अष्टफलकीय संकुलों की तुलना में के कंपैरिजन में जस्ट रिवर्स होती है। तो जो वैल्यू अपन अष्टफलकीय संकुलों के लिए निर्धारित करते हैं, तो उससे जस्ट रिवर्स वैल्यू अपन को यहाँ प्राप्त होती है। मतलब ये है कि जो इजी कक्षक है इनके लिए यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाती है, -के 0.6 डेल टी वैल्यू निर्धारित होती है, जबकि उच्च ऊर्जा स्तरों के लिए यहाँ पे वैल्यू निर्धारित होती है +0.4 डेल टी। इस तरह से हम दोनों ही संकुल यौगिकों के रेफरेंस में अगर अपन बात करते हैं कि चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय यौगिकों में जो स्प्लिटिंग ऊर्जा होती है, जो स्प्लिटिंग होती है डी ऑर्बिटल्स की, वो किस प्रकार प्राप्त होती है। क्लियर है? इसके लिए आप नोट्स प्रिपेयर करोगे। अब इसका जो ओवरऑल रिजल्ट है दोनों के लिए, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय संकुलों में जो विभाजन क्षेत्र बना हुआ है, उनका जो ओवरऑल रिजल्ट अपन को मिला है कि किस प्रकार वो स्प्लिट करते हैं समभ्रंश कक्षक, तो हम एक डायग्राम के थ्रू इसको चेकआउट करते हैं। तो यहां से अपन क्या राइट करेंगे, एक टॉपिक राइट कर सकते हैं, अष्टफलकीय व चतुष्फलकीय संकुल यौगिकों में क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन की तुलना कर सकते हैं। अब इस तुलना में अपन को करना क्या है, जो स्प्लिटिंग हुई है और जो ऑर्बिटल्स स्प्लिट हुए हैं, विपाटित हुए हैं, उनको अपन चेक करते हैं। हमने ये माना है कि चाहे वो चतुष्फलकीय संकुल हो चाहे अष्टफलकीय संकुल हो, उसके लिए हमने ये समभ्रंश कक्षक अरेंज किए हैं। डी कक्षक है, समभ्रंश डी कक्षक। ओके, अब यहाँ पे चतुष्फलकीय के लिए और अष्टफलकीय के लिए निर्धारित करा अपन। सबसे पहले अपन बात करते हैं अष्टफलकीय संकुलों के लिए। तो अष्टफलकीय संकुलों में जो निम्न ऊर्जा कक्षक हैं वो कौन से बन रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने चेक किया था, वहां पे बन रहे थे T2G। और उच्च ऊर्जा स्तर वाले कौन से बन रहे थे, EG बन रहे थे। जबकि चतुष्फलकीय संकुलों के लिए ये क्रम उल्टा था, निम्न ऊर्जा स्तर पे कौन आ रहे थे, EG, और उच्च ऊर्जा स्तर पर कौन गए थे, T2G। रीजन अपन ने बात की है, क्यों चले जाते हैं यहाँ पे T2G उच्च ऊर्जा स्तर पे और वहां पे EG क्यों जाते हैं, रीजन आपको बताया अभी, क्या बताया था। अगर चतुष्फलकीय की बात करते हैं तो चतुष्फलकीय में कॉर्नर्स के थ्रू आते हैं और कॉर्नर्स के थ्रू आने के कारण T2G को थोड़ा अधिक प्रतिकर्षित करते हैं, किसके कंपैरिजन में, EG के कंपैरिजन में, इसलिए T2G उच्च ऊर्जा के स्तर के होते हैं।
जबकि अष्टफलकीय संकुलों के लिए आपने क्या मेंशन किया था, अष्टफलकीय संकुलों के लिए हमने कहा था कि जो लिगेंड्स है वो एक्सिस के थ्रू एंटर करते हैं, परिणाम स्वरूप जो एक्सिस वाले ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं। क्लियर है? इसमें हमने जो स्प्लिटिंग क्षेत्र की बात की थी वो डेल टी है, जबकि ये डेल नोट होगा। कंपैरिजन ये औसत ऊर्जा स्तर देखो दोनों की ये बराबर है, लेकिन जो स्प्लिटिंग है, जो गैप है चतुष्फलकीय में अष्टफलकीय की तुलना में थोड़ा सा स्प्लिटिंग गैप कम होता है, जबकि अष्टफलकीय में ज्यादा होता है। रीजन ये है कि वो एक्सिस के थ्रू आते हैं तो स्प्लिट ज्यादा करते हैं, और स्प्लिट ज्यादा करने की वजह से उनमें जो स्प्लिटिंग जो रीजन होता है, विपाटन क्षेत्र होता है, उसका मान बढ़ जाता है। ये ध्यान रखना होता है। तो ये वैल्यू कितनी निर्धारित की अपन ने, -0.4 डेल नॉट, और ये है +0.6 डेल नॉट, जबकि यहाँ पे हमने कहा मान बिल्कुल अपोज मिलेगा आपको, ये मिलेगा -0.6 डेल टी, और ये मान कितना आ जाएगा +0.4 डेल टी। इस तरह से हम इनमें एक कंपैरिजन रीजन चेक कर सकते हैं कि किस प्रकार इनमें स्प्लिटिंग होती है या पाई जाती है। तो ये आज के दो टॉपिक कंप्लीट हुए अपने। पहला टॉपिक हुआ है अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन, डेल नॉट की गणना करना, और दूसरा टॉपिक किया है अपन ने चतुष्फलकीय संकुल यौगिकों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन की गणना करना। इससे आगे हम इनमें नेक्स्ट वीडियो में हम चेक करेंगे इसके लिए कि कैसे हम इसके लिए जो स्प्लिटिंग एनर्जी है डेल नॉट और डेल टी है उसमें कितना अंतर होता है, कौन सी वैल्यू ज्यादा है। वैसे तो अपन को देखो डायग्राम के थ्रू अपन मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सिस के थ्रू आते हैं इसलिए स्प्लिटिंग का मान ज्यादा होता है, तो शो भी होता है, दिख भी रहा है कि डेल नॉट की वैल्यू ज्यादा होगी किससे, डेल टी से। लेकिन कितनी होती है, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे।